हेलो दोस्तों, मैं परबत सिंह राणावत एक बार फिर आपके सामने ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, कल जो हमने पढ़ा था वो अशोक के हमने शिलालेख या अभिलेख पढ़े थे, जिसमें बृहत शिलालेख भी थे और जिसमें लघु शिलालेख भी थे। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों वो इसके स्तंभ लेख। बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए, बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें आप। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं स्तंभ लेख। स्तंभ लेख दोस्तों, ये स्तंभ लेख भी दो प्रकार के थे, एक वृत्त स्तंभ थे और एक लघु स्तंभ थे। तो दोस्तों देखना, सबसे पहले तो इस पर यही याद है कि जो स्तंभ लेख थे वो भारतीय थे या विदेशी। स्तंभ लेख के बारे में ये ज़्यादा मिलता है दोस्तों। तो देखना, क्या ये भारत के थे या विदेशी थे, मतलब विदेशों से सीखा था या भारतीयों से स्वयं ने ही सीखा था। तो दोस्तों विदेशी में आता है ईरान और भारत। दोस्तों इनमें दोनों में अगर उसने ईरान से सीखा था तो फिर दोनों में मूलभूत अंतर कितना, खूब अंतर दोस्तों। ये एकाश में यानी एक ही पत्थर के बने हुए थे एक ही पत्थर के बने हुए थे और 50 फीट तक लंबे थे। जबकि ये दो भागों में, एक ही पत्थर के दो भागों से बना हुआ था, पत्थर के दो भागों से। ओके दोस्तों, इसके जो ये स्तंभ लेख थे ये नीचे से ऊपर की ओर, मतलब नीचे चौड़े थे और ऊपर पतले थे, ऊपर पतले थे और नीचे चौड़े थे। जबकि इसके एक ही समान थे, ये दो भागों में थे और ऊपर से नीचे एक ही समान थे दोस्तों। अगर यहां से सीखा होता तो ये भी दो भागों में होता, लेकिन एक था। दूसरा देखना दोस्तों, दो तीसरा ये खुले मैदानों में थे, खुले मैदानों में लगे हुए थे, मैदानों में लगे, जैसे झील है, जैसे तालाब है, जैसे चौराहे हैं। ये केवल दुर्गों में लगे हुए थे। कहाँ लगे हुए थे दोस्तों? दुर्गों में लगे हुए, दुर्ग है, उनके महल है वहां पर। चौथी बात दोस्तों, ये जमीन पर गाड़े हुए थे, जमीन पर गाड़े हुए थे। जबकि ये चबूतरे बनाकर, चबूतरे बनाकर दोस्तों, चबूतरे बनाकर उस पर बनाए गए थे। इसकी अगली विशेषता पे दोस्तों मैं बात करता हूं कि इस पे पशु पक्षी थे, पशु पक्षी के चित्र बने थे, जबकि इस पर मानव के बने दोस्तों। ओके, इस पर जहां पशु पक्षी के चित्र थे, इस पर मानव के चित्र। ये सपाट थे, मतलब सपाट थे। जो पत्थर था ना वो सपाट था, उस पर किसी भी प्रकार की डिजाइन वगैरह नहीं थी। जबकि इनके जो पत्थर थे यूं अंदर यूं गडरिया बनाई हुई थी, मतलब गडरीदार थे, गडरीदार थे। गडरीदार आप नहीं समझे? जैसे ये पत्थर है, इसके अंदर खोद खोद के यूं अंदर लाइनें बनाई गई, गडरीदार थे। ये पॉलिशदार थे, पॉलिशदार थे। और ये इस पर ऐसी कोई चमक वगैरह चमक नहीं थी, जबकि इनके ऊपर पॉलिश थी। अगर दोस्तों इसने ईरान से सीखा हुआ था तो अंतर क्यों था? ये भारतीय थे मूलतः, इनका भाव जो था वो भारतीय था दोस्तों। दूसरी तरफ आप देखना, अगर हम अशोक के स्तंभ लेख की बात करें तो यहाँ पर देखना एक खुले मैदान है, यहाँ पर एक ऊपर चबूतरी, इसके अंदर 32 घेरे दोस्तों। कितने हैं? 32 आरे हैं जो बौद्ध धर्म से लिए गए। अशोक बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन का हमें ध्यान दिलाता है कि ये धर्म चक्र परिवर्तन का लिया था।
इसी के ऊपर दोस्तों कहीं पर वृषभ है, कहीं पर शेर है, कहीं पर अश्व है, कहीं पर हाथी है, इस प्रकार के दिए हुए। यदि हम शारदा तक लें तो 4 सिंह एक दूसरे के पीठ, तो हम आगे जाके इस पर बात करेंगे दोस्तों। तो ये मूलभूत अंतर था। दूसरा दोस्तों मैं आपको इसमें ये अंतर आप अच्छी तरह से समझ लो, ये एकास्म थे, ये 2 पत्थर से बने हुए थे, अलग अलग। ये एक ही पत्थर के 50 फीट सबकी हाइट थी और ये 2 भागों में थे। ये नीचे से छोड़े थे, ऊपर पतले थे, जबकि ये समान होते थे। ये खुले मैदानों में लगे हुए थे, खुले मैदान। ये दुर्गों में या महल में लगे हुए थे दोस्तों। ये जमीन में गाड़े हुए थे, जबकि ये चबूतरे बनाकर उसमें गाड़े गए। इसके ऊपर पशु पक्षी के चित्र थे, जबकि इसके ऊपर मानव थे। ये सपाट थे, जबकि ये गठरीदार थे। ये पॉलिशदार थे, इस पे ऐसे कोई चमक नहीं थी दोस्तों। तो अब दोस्तों मैं इसके आगे इसकी जो शुरुआत करता हूँ वो बृहद स्तंभ लेख की दोस्तों। तो आपको स्तंभ समझ में तो आगे होंगे दोस्तों। देखना, बृहद स्तंभ लेख, ये दोस्तों इनकी संख्या 6 थी। वैसे ये अनगिनत मिले, इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि ये अनगिनत मिले दोस्तों। देखना दोस्तों, सबसे पहले दिल्ली मेरठ। देखना दोस्तों, इसका नाम दिल्ली मेरठ। तो ये इसको ये सबसे पहले मिला था 1750 में, सबसे पहले मिला था। ये ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पहले मिला था और टिप्लेंतर महोदय को मिला था, टिप्लेंतर को मिला था। ये ध्यान रखना। अब दिल्ली मेरठ क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि मेरठ से इसको दिल्ली लाया गया था। किसने लाया था? फिरोज तुगलक ने, जो तुगलक वंश का शासक था, इसने। इस कारण इसको दिल्ली मेरठ के नाम से जानते हैं दोस्तों। दूसरा दोस्तों, दिल्ली टोपरा। देखना दोस्तों, क्या नाम है दोस्तों? दिल्ली टोपरा। ये मूल रूप से अंबाला हरियाणा में था। कहां पर था? अंबाला हरियाणा में था। इसको भी फिरोज तुगलक ने, फिरोज तुगलक, इसने दोस्तों देखा तो पहले तो इसको तोड़वाना चाहता था, फिर देखा नहीं ये कुछ है, तो फिर इसको लाना कैसे इतना लंबा को। तो इस कारण इसको फिरोज तुगलक की लाट भी कहा जाता है दोस्तों। फिरोज तुगलक ने इसको दिल्ली लाया था। किसने लाया था? फिरोज तुगलक ने इसको दिल्ली लाया था दोस्तों। इसको 42 पहियों वाली गाड़ियों में डालकर लाया था, कहीं टूट नहीं जाए। चारों तरफ से इस पर रुई लपेटी गई, फिर यमुना नदी पार करवाई गई, फिर इसको दिल्ली लाया गया। इसकी काफी अच्छी विशेषता, इसको सबसे पहले पढ़ा गया, सबसे पहले पढ़ा गया दोस्तों। किसने पढ़ा था? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था दोस्तों। इसको सबसे पहले पढ़ा गया था दोस्तों। फिर इसकी अगली विशेषता दोस्तों, इस पर चौहान वंश के शासक दोस्तों विसलदेव विग्रहराज, विसलदेव विग्रहराज का उल्लेख भी मिलता है दोस्तों। ये एकमात्र दिल्ली टोपरा का स्तंभ था। सब पे जो है वो 6-6 बातें लिखी हुई। एकमात्र दोस्तों ये स्तंभ है जिस पर 7 बातें लिखी हुई है। कितनी बातें लिखी हुई है? 7 बातें या 7 आदेश लिखे हुए हैं। जबकि सभी पर कितने लिखे हुए? अन्य पर सभी पर कितने लिखे हुए? 6-6 दोस्तों। दूसरा, इस पर भगवान शिव का भी उल्लेख है, इसलिए इसको शिवहरि स्तंभ लेख भी कहते हैं। इसको सुनहरी स्तंभ लेख के नाम से भी जाना जाता दोस्तों। और दूसरा इसका दोस्तों एक इसकी खास विशेषता है, इसको भीमसेन लाट भी कहा जाता है। भीमसेन लाट भी कहा जाता है दोस्तों। तो इसको ध्यान रखना। देखो ये दिल्ली जो मेरठ है
ये सबसे पहले मिला, इसको सबसे पहले पढ़ा गया। इस पर 5-6 बातें और भी लिखी गई दोस्तों, जिस पर आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो कितनी पहियों वाली गाड़ी पे लाया गया था दोस्तों? 42 वाली गाड़ी पे लाया गया था दोस्तों। अब मैं देखना दोस्तों इसके आगे वाले स्तंभ लेख लेता हूं दोस्तों। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, कभी भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, हल्का सा ध्यान दोस्तों। अगला लेता हूं दोस्तों मैं लोरिया नंदनगढ़ और लोरिया अरेराज। दोस्तों ये दोनों बिहार में मिले हैं, बिहार में मिले दोस्तों, ये ध्यान रखना दोस्तों। दूसरा देखना, लोरिया नंदनगढ़ जो है, इसके जो शीर्ष के ऊपर जो है एक सिंह मिला। कितना मिला दोस्तों? सिंह का प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह। कहीं कहीं पर ऐसा भी कहा गया दोस्तों कि इस पर मोर का भी है। तो मोर और सिंह कहां पर मिला दोस्तों? लोहरिया नंदनगढ़ बिहार में। लोहरिया अरेराज है दोस्तों, इस पर बहुत सारी गाइडों में और पुस्तकों में लिखा हुआ, इस पर ये मिला, इस पर दोस्तों कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि इसका जो ऊपर का जो शीर्ष भाग है, इसके बाद का जो भाग है वो यहाँ से टूटा हुआ है दोस्तों। तो फिर कैसे चीजें मिल गई, ये ध्यान रखना आपको कि इस पर किसी भी प्रकार की कोई चीज नहीं मिली दोस्तों। अगला जो स्तंभ लेकर दोस्तों रामपुरवा। देखना दोस्तों, रामपुरवा में 2 अभिलेख मिले। एक पर एक जो रामपुरवा का जो, ये भी बिहार में दोस्तों, याद रखना कहां पर है दोस्तों? बिहार पर। इस पे जो मिला दोस्तों रामपुरवा के अंदर, वो आपको ध्यान रखना कि एक पर वृषभ, या आप बैल कह सकते हो, वृषभ बैल का चिन्ह मिला, ठीक है दोस्तों। दूसरे जो रामपुरवा पर मिला उस पर दोस्तों शेर का चिन्ह मिला। ये ध्यान रखना। रामपुरवा के कितने स्तंभ लेके दोस्तों? 2। एक पर क्या मिला दोस्तों? आप जैसे बैल है, अगर सांड है, बात एक ही है दोस्तों, ये ध्यान रखना, वृषभ है, बैल है, सांड है, इसका चिन्ह मिला रामपुरवा पर। और अमूमन परीक्षा में ये पूछा जाता है। अगर दूसरा रामपुर का अभिलेख पूछे, अगर ये नहीं है तो दोस्तों ये भी राइट है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों हम कौशाम्बी पर। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, उस पर अच्छे अच्छे बातें हैं तो मैं आपको बताऊंगा, उससे कई बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो कौशाम्बी अभिलेख देखना दोस्तों, कौशाम्बी अभिलेख, इसको दोस्तों इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहा जाता है, और इसको ही दोस्तों प्रयाग प्रस्तुति भी कहा जाता है। नंबर ध्यान रखना। अब दोस्तों देखना, कौशाम्बी है, इलाहाबाद है, प्रयाग है। अब ये मूल रूप से दोस्तों गया में था, गया में, जो अकबर के समय कहां पर लाया गया दोस्तों? ये प्रयाग लाया। तो इसका नाम क्या हो गया? प्रयाग हो गया, इलाहाबाद हो गया, कौशाम्बी हो गया। इसको लेके कौन आया था अकबर के समय? इसको जहांगीर लेके आया था। कहां से? गया से कौशाम्बी, जहांगीर लेकर आया था। ये ध्यान रखना। अब देखना दोस्तों, इस पर किस किस के मिलते हैं। सबसे पहले ये प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद में, इसमें हमें मिलता किसका दोस्तों? तो देखना दोस्तों, अशोक का वर्णन मिलता है, अशोक का वर्णन मिलता है। दूसरा, अशोक की पत्नी कारुबाकी का नाम मिलता है, कारुबाकी का नाम मिलता है दोस्तों। इसके पुत्र तीवर का नाम भी मिलता है, और इसकी पत्नी का नाम इसलिए इसको मतलब इस अभिलेख में उसको उसके इसके कारुबाकी का अभिलेख भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कारुबाकी का अभिलेख भी कहते हैं दोस्तों। ओके। दूसरा, कारुबाकी का दान देने का उल्लेख, इस पर दान देने का उल्लेख भी मिलता है दोस्तों। ओके, दान देने का उल्लेख मिलता है किसके? कारुबाकी के। फिर समुद्रगुप्त की, गुप्त वंश का शासक समुद्रगुप्त का
समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन सभी इसी प्रयाग प्रशस्ति पर ही मिलता है दोस्तों। जैसा कहता नहीं इसको हरिशरण ने लिखा था, तो उसके समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन, कि विजय का वर्णन दोस्तों इसी पर मिलता है। फिर अगर बात करें हमें तो अकबर का मिलता है। अकबर के पास में बीरबल का भी मिलता है दोस्तों, बीरबल का भी उल्लेख मिलता था दोस्तों कौशाम्बी और इसके प्रयाग प्रशस्ति से मिलने वाले। आप इन सभी बातों को ध्यान रखना दोस्तों। दो मैं छोटे छोटे और स्तंभ लेख बता दूं, जैसे संकिसा है, इस पर दोस्तों याद रखना, संकिसा पर हाथी का प्रतीक चिन्ह था दोस्तों, याद रखना हाथी या गज का, कहां पर संकिसा। एक बशाड़ और था जिस पर आपको सिंह का मिला दोस्तों, देखना रामपुरवा पर भी सिंह भी मिला था, यहाँ पर भी मिला था। आगे जाके हम और भी बात करेंगे दोस्तों इस पर। जो ये थे इसके सारे के सारे व्रत स्तंभ एक दोस्तों, दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा, दिल्ली नंदनगढ़, दिल्ली अरेराज, रामपुरवा और ये दोस्तों एक एक की देखना, मेरठ सबसे पहले मिला तो टोपरा सबसे पहले पढ़ा गया, दिल्ली नंदनगढ़ पर दोस्तों सिंह था, अरेराज पर कोई सिंह या मोर था दोस्तों। फिर बात करें रामपुरवा पर तो दो अभिलेख मिले, एक पर बैल वृषभ या सांड, दूसरे पर सिंह मिले। फिर दोस्तों ये कौशाम्बी अभिलेख, इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति। तो इन छोटी छोटी बातों को आप माइनरली 1 से 2 बार ध्यान रखें दोस्तों, बहुत अच्छे प्यारे हो जाएंगे आपके। ये थे इसके व्रत स्तंभ लेख दोस्तों। अब मैं आता हूं दोस्तों इसके लघु स्तंभ लेख पे दोस्तों, कि इसके लघु स्तंभ लेख क्या थे। लघु स्तंभ लेख देखना दोस्तों, लघु स्तंभ लेख में हमें मूल रूप से 4 पढ़ने हैं। 4 कौन कौन से दोस्तों, एक तो सांची, एक सारनाथ, एक निगलवा और एक रोमदेव दोस्तों। बस इन और इनकी अच्छी विशेषता दोस्तों। कैसे दोस्तों, सांची और सारनाथ, इन दोनों के अंदर दोस्तों 4 सिंह बने हुए हैं, 4 सिंह बने हुए दोस्तों। किस पर, सारनाथ भी है और सांची भी है। और दोस्तों मैं बता दूं आपको कि अपना जो भारत का जो प्रतीक अशोक स्तंभ है वो सारनाथ के स्तंभ से लिया गया, मुंडकोपनिषद से इसकी जानी। इसके ऊपर दोस्तों 4 सिंह, कितने दोस्तों, 4 सिंह, ये एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए बैठे, एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए बैठे, ठीक है दोस्तों। इस पर दोस्तों ये देखना, इस पर 4 पशु भी है, एक अश्व है, सांची सारनाथ, अश्व है, गज है, वृषभ है और सिंह दोस्तों, ठीक है। अब ये 4 सिंह है जो नंबर 1 अशोक के चक्रवर्ती सम्राट होने का प्रतीक है, अशोक के चक्रवर्ती सम्राट होने के घोतक है दोस्तों। चारों तारों में शाक्य सिंह उसका पावर बताता है इसमें दोस्तों। इसी के ऊपर ये देखना दोस्तों 32 आरे, कितने हैं, 32 आरे दोस्तों। ये आरे किसका प्रतीक बताना है, धर्म चक्र परिवर्तन का, धर्म चक्र परिवर्तन का बताना दोस्तों, ये ध्यान रखना। अब देखना इनका भी देखना दोस्तों मूलभूत से उद्देश्य देखना, ये अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ के रूप में हमारे प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया, भारत में इसको प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया, किसके रूप में। और ये जानकारी हमें कहां से मिलती है, मुंडकोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से मिलती है दोस्तों। ये देखना कई बार परीक्षा में पूछा गया दोस्तों। अब देखना बहुत सारे कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, इनका तो अलग अलग उद्देश्य था, कि ये इनको मतलब भगवान से भी जोड़ा गया, तो भगवान बुद्ध से भी जोड़ा गया। देखना अश्व किसका प्रतीक था, तो सूर्य भगवान का, सूर्य भगवान का, ठीक है दोस्तों। तो इसको भगवान बुद्ध से कैसे जोड़ा गया, भगवान बुद्ध ने जो घर छोड़ा था वो अश्व, तो ग्रह त्याग का प्रतीक चिन्ह। गज किसका प्रतीक है दोस्तों, हमारे इंद्र का दोस्तों, किसका है, इंद्र का। तो गज को किसमें, महात्मा बुद्ध से किसमें जोड़ा गया, इनके गर्भ में आना,
गर्भ में आना। वृषभ, वृषभ को यदि हम किसको करें तो किस भगवान से, तो भगवान शिव। भगवान बुद्ध से किस में जोड़ा गया, तो वृषभ को इनके जन्म से जोड़ा गया। कैसे जोड़ा गया, जन्म से। सिंह किसका है, तो हमारे दुर्गा माता है, देवी है, उनका प्रतीक है। लेकिन भगवान बुद्ध से किसको जोड़ा गया, उनके शाक्य वंश से, शाक्य वंश से, उनकी प्रसिद्धि से इन सब से जोड़ा गया दोस्तों। तो इन पे कितने पशु है, ये 4 पशु है। इसके अलावा तो बहुत सारे स्तंभ लेखों पर, जैसे किसी पे मतलब अलग, जरूरी नहीं कि यही मिले, बहुत सारे पे हिरण मिले हैं, पशु भी मिले हैं, पक्षी भी मिले हैं। तो आपको ध्यान रखना, ये जो सारनाथ का जो है, जिस पर 4 सिंह है, जैसे मैंने आपको बताया था, बसाड़ पर 1 है, रामपुरवा पर दूसरा अभिलेख है 1 है, रामपुरवा पर 1 पर वृषभ बैल का भी है। तो इसका आपको ध्यान रखना कि इनकी बड़ी बड़ी विशेषता क्या है दोस्तों। तो ये बहुत प्रसिद्ध है हमारा ये सांची और सारनाथ दोनों का दोस्तों, इन पर ध्यान रखना दोस्तों। अब मैं साथ में आपको निगलवा अभिलेख के बारे में बता देता। ये निगलवा दोस्तों, इसमें देखना दोस्तों क्या है निगलवा में, यहाँ आपको ध्यान हो कि भगवान बुद्ध वो 14वें वर्ष निगलवा की यात्रा करते हैं और यहाँ पर कनक मुनि का स्तूप बनाते हैं। ये आपको जानकारी 14वें वर्ष में कौन करते हैं, भगवान बुद्ध। और क्या बनाते हैं, कनक मुनि का स्तूप बनाते हैं। रुंदई का जो स्तूप है ये लुम्बिनी में है और भगवान बुद्ध की यात्रा से संबंधित है, जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था दोस्तों। यहाँ की भगवान बुद्ध यात्रा करते हैं और यहाँ का जो राजस्व है वो 1/6 से घटाकर दोस्तों 1/8 कर देते हैं। इस कारण इस रुंदई अभिलेख को दोस्तों आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। तो ये थे दोस्तों इसके स्तंभ लेख। अब मैं आपको इसका जो अगला टॉपिक है दोस्तों, गुहा लेख, वो मैं पढ़ाता हूँ दोस्तों। गुहा लेख कैसे होते थे, क्या होते थे, ये आपको पूरे के पूरे ध्यान रखना है दोस्तों। देखना, गुहा लेख या गुहा स्तंभ लेख या गुफा भी कह सकते हो आप, क्योंकि देखना क्यों कहता है, ये अशोक और दशरथ के समय में जैसे एक ही चट्टान है, एक ही पहाड़ की चट्टान है, इसके अंदर खोद के फिर इस पर स्तंभों पर बीच बीच में स्तंभ भी रखे हैं, ठीक है, ताकि ये इसकी ऊपर की दीवार टिकी रह सके। और इसके अंदर ये बहुत मतलब इसके अंदर जो बना है उनको गुहा या गुफा अभिलेख कहते हैं। एक ही पर्वत की चट्टान को काट कर इसमें देखना, ये बहुत अच्छा है। देखना मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे है, क्या है, कैसे इसको समर्पित किया गया। तो दोस्तों इनका ध्यान रखना, देखना दोस्तों। अब ये 2 दो व्यक्तियों ने बनाया है, ठीक है दोस्तों। देखना, बराबर की पहाड़ियाँ दोस्तों, ये कहाँ पर है, गया बिहार में। यहाँ जो गुफा अभिलेख बनाए थे दोस्तों वो अशोक ने बनाए। और इन्हीं गुफा अभिलेख में ये गुफा अभिलेख जो बराबर की जो गुफा की पहाड़ियाँ जो बिहार के, ये किसको समर्पित है दोस्तों, आजीवक संप्रदाय को समर्पित थे। ओके दोस्तों। और इन्हीं अभिलेखों में अशोक के देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी की उपाधि भी मिलती। यहां पर दोस्तों अशोक ने सुदामा व कर्ण ये 2 इसकी जो गुफा है वो बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। एक यहाँ पर गुफा जो बहुत प्रसिद्ध थी वो दशरथ ने बनाई थी बिहार के अंदर, और वो लोमेश थी जिसको विश्व झोपड़ी भी कहते हैं। लोमेश की गुफा जिसको विश्व झोपड़ी कहते, उसकी इतनी गजब की विशेषता दोस्तों, अंदर जाते हैं तो एक गज है, एक हाथी है जो भगवान बुद्ध की सेवा कर रहा है, उनकी पूजा कर रहा है, उनको आरती। तो वो बनाई तो दशरथ ने थी, लेकिन बनी हुई कहाँ है, बराबर की पहाड़ियों में कौन सी पक्षी को पहाड़ी पूछे तो खलवत पर्वत पर दोस्तों, पर्टिकुलर एक ही स्थान।
कि किस पहाड़ी पर था, लेकिन आपको बड़ा बड़ा इसे बराबर गया, बिहार, अशोक ने बनाया। किसको समर्पित थे? आजीवक के। क्या मिलता है इसके? देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी की उपाधि। कौन कौन सी झोपड़ियां थी? सुदामा थी, कर्ण थी। ये दोनों अशोक द्वारा बनाई थी। किसको समर्पित की गई थी? आजीवक संप्रदाय। एक यहाँ पर लोमेस की गुफा और है जिसको दशरथ ने बनाया था दोस्तों, जिसको विश्व झोपड़ी कहते हैं। अब देखना, दूसरा दशरथ द्वारा बनाई नागार्जुन की पहाड़ बनना। ये दोस्तों कहां पर है? ये आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। ये किसको समर्पित है? ये भी आजीवक संप्रदाय। किसको समर्पित है दोस्तों? आजीवक संप्रदाय। इसी में इसकी देखना, इसी में इसकी एक भाषा में मतलब इससे इसका जो मिलती है कि भाई ये नागार्जुन की पहाड़ियों में इसके देवनाम प्रिय, देवनाम प्रिय उपाधि। ठीक है दोस्तों, समर्पण इसने भी किया। इसने जो बनाई थी, देखना दोस्तों, गुफा बनाई थी दशरथ ने। ये किसके द्वारा बनाई थी? दशरथ द्वारा बनाई थी। देखना, ध्यान रखना, दशरथ और अशोक दोनों देवनाम प्रिय की उपाधि धारण करते हैं दोस्तों। देखना, ये जो गुहा अभिलेख है, इसकी हम भाषा की बात करें तो प्राकृत है। अगर इनकी लिपि की बात करें दोस्तों तो ब्राह्मी थी दोस्तों। याद रखना कि गुहा अभिलेख की भाषा कैसी थी? प्राकृत। इनकी लिपि कैसी थी दोस्तों? तो इसमें जो यह गुफा बनाई थी दशरथ द्वारा, जो बनाई गई गुफा, वो लोमेस, गोपिका, बृहतिका और वहिका। देखना, याद रखना, ये काम बनाई थी उसने बराबर की पहाड़ियों। और ये देखना, गोपिका, बृहतिका और वहिका दोस्तों। तो ये थी इनके गुहा अभिलेख। अगर आपसे पूछे कि गुहा या गुहा अभिलेख कहते हैं किसको दोस्तों, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना कि एक ही चट्टान को खोद कर उसके अंदर बहुत सारे कमरे, विशाल थी ये दोस्तों, बहुत बड़े बड़े हाथी अपने घुटनों पर उनकी पूजा कर रहे हैं, बहुत सारे हाथी। और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, तो ये ध्यान रखना। तो ये थे दोस्तों गुहा अभिलेख दोस्तों। अब दोस्तों आज का हम अंतिम टॉपिक पढ़ेंगे, इनके स्तूप। देखना, कई बार परीक्षा में पूछे जाता है कि ये स्तूप होते क्या थे दोस्तों। स्तूप अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए थे दोस्तों, बौद्ध धर्म से। तो ये स्तूप क्या थे दोस्तों? तो देखना, इसमें सबसे बड़ी बात कि इस स्तूप को कहते क्या थे? ढेर या थुहा दोस्तों। ये हमें थुहा जो शब्द है हमें ऋग्वेद में भी मिलता है दोस्तों। अब ये किस पर बनाए गए दोस्तों? देखना, आप सबसे प्रसिद्ध पूछे, आपको सबसे प्रसिद्ध तो हो जाएगा सांची का स्तूप। अगर सबसे प्राचीन पूछे कि सबसे प्राचीन कौन सा दोस्तों, तो भरोत का। अगर दोस्तों सबसे बड़ा पूछा जाए दोस्तों, तो ये इंडोनेशिया में दोस्तों, इंडोनेशिया में। याद रखना, बोरोबुदुर में। कहां पर? इंडोनेशिया के बोरोबुदुर में। एक बार दोस्तों पूछा गया आरएस में कि इसके निर्माता कौन थे दोस्तों, तो याद रखना दोस्तों, सूर्यवर्मन द्वितीय। इनके सबसे बड़ा जो है बोरोबुदुर, इसका निर्माण सूर्यवर्मन दोस्तों, याद रखना। अब ये किस पर बनाया गया, क्या है चीज, इस पर आपको पूरा का पूरा ध्यान रखना दोस्तों। जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई, बुद्ध की मृत्यु हो गई, तो उनके जो शरीर के जितने भी अंग थे उनको 8 जगह दफनाया गया, इसलिए उसको अष्टक कहा जाता। क्या कहा जाता दोस्तों? अष्टक कहा जाता। ये ध्यान रखना दोस्तों। 8 स्थान पर, कितने स्थान पर भगवान बुद्ध की मृत्यु? कहीं पर उनके हाथ, कहीं पर उनके दांत, कहीं पर उनके शरीर से काम आने वाली सारी चीजें थी दोस्तों। 8, इनको अष्टक कहा गया दोस्तों। अब देखना दोस्तों, इसको चैत्य भी कहा गया क्योंकि इनकी जो चिता थी वहीं पर इनको पूजा की जाती, तो पूजा गृह भी कहा जाता। इनको स्तूप दोस्तों, जहां पर इनके
इनके ऊपर कुछ न कुछ चीजें बनाई गई, उनको स्तूप कहा गया दोस्तों, ये ध्यान रखना। अब देखना ये कैसे होते थे, कितने प्रकार के होते थे, उन पर मैं आता हूँ दोस्तों। कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे बनाए गए, तो सबसे पहले दोस्तों ये 4 प्रकार के, कितने प्रकार के थे, 4 प्रकार। देखना, एक शारीरिक, एक पारिभोजक, ठीक है दोस्तों, एक था इनके उद्देशिका, और एक थे संकर। याद रखना 4 कैसे कैसे। अब देखना, महात्मा बुद्ध के शरीर को लेकर जहां जहां पर उनके शरीर को जहां जहां पर भी गाड़ा गया शारीरिक, तो शरीर से उनके शरीर को जहां जहां पर दफनाया गया तो उसको कहा गया शारीरिक। पारिभोजिक, महात्मा बुद्ध द्वारा जो भी चीजें थी, जो चीजें थी उनकी दोस्तों, जो चीजें थी उनका उपयोग किया, जैसे उनका पात्र था, उनके कपड़े थे, उनके चप्पल थे, जिन जिन चीजों का भी प्रयोग किया वहां पर भी उनके ऊपर भी स्तूप बना गया, तो उनको कहा गया पारिभोजक। ठीक है दोस्तों, जो भी चीज चप्पल कपड़े वगैरह उन्होंने, जो उनकी लकड़ी थी, उनकी लाठी थी वगैरह, जो भी था, उद्देशिका, तो उद्देशिका में कहाँ कहाँ पर स्तूप बनाए गए दोस्तों, जहाँ जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने यात्रा की थी। जैसे देखना दोस्तों, गया में की थी, ठीक है दोस्तों, लुम्बिनी की यात्रा की थी उन्होंने, निगलवा की थी दोस्तों, कौशल की थी, जहां जहां पर भी इन्होंने यात्रा की, जिन जिन उद्देश्यों से की, जैसे गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, महात्मा बुद्ध को जन्म स्थान था, यहाँ पर महात्मा बुद्ध कुछ समय पर रुके थे, तो इस प्रकार जहां जहां भी बने। अब संकलित क्या था दोस्तों, देखना, महात्मा बुद्ध के बाद उनके जो चेले थे, सपाटी थे, जिनको बोधिसत्व कहते हैं, बोधिसत्व कहा जाता था दोस्तों। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न था दोस्तों, बोधिसत्व किसे कहते हैं। महात्मा बुद्ध के बाद महायान धर्म के जो प्रचारक थे उनको बोधिसत्व, उन्होंने महात्मा बुद्ध से संबंधित जिन जिन चीजों को संकलित किया दोस्तों, याद रखना, बोधिसत्व संकलित किसको कहते हैं, बोधिसत्व किसको कहते हैं, महायान धर्म का प्रचार करना होगा बोधिसत्व कहेंगे। उन्होंने महात्मा बुद्ध से संबंधित जिन जिन चीजों को संकलित किया, जहां अध्ययन किया, जो नई चीजें प्राप्त हुई, वहां पर भी स्तूप बना दिए गए दोस्तों, तो इसको कहा गया संकलित दोस्तों। अब इनका आकार वगैरह कैसे होता था दोस्तों, मैं हमको ये बताता हूँ दोस्तों, आपको एक अच्छे, कई बार इसमें छोटे छोटे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि ये कैसे होते थे। देखना दोस्तों, देखना ये नंबर एक कटोरे की भांति होता था, कटोरे की भांति होता था, और ये पूरा चबूतरा बना लेते थे। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा नीचे बना लेता हूं दोस्तों ताकि आपको समझ में अच्छा है। ये चबूतरा, ओके, ये चबूतरा होता था। मैं आपको बता रहा स्तूप कैसे बने होते थे। इस चबूतरे को दोस्तों मेगी कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों, मेगी, चबूतरा, याद रखना, ये चबूतरा था, इस चबूतरे को मेगी कहा जाता। इसके ऊपर ये स्तूप बना देते दोस्तों, ऐसा स्तूप बना, ये अर्ध अंडाकार होता था, अर्ध अंडाकार होता था दोस्तों। इसके तरफ देखना दोस्तों, चारों तरफ ये जो होते थे ना, ये पद प्रदक्षिणा को, मतलब जगह छोड़ दी जाती थी, पद प्रदक्षिणा, जिसको पद प्रशिक्षणा, मतलब उसके चारों तरफ जो पद प्रदक्षिणा करते थे, तो उसके लिए जगह भी लगा देते। इन जगह से चबूतरे से नीचे नहीं गिरे दोस्तों, तो इस प्रकार रेलिंग लगा देते थे ये यहाँ पर, ताकि नीचे कोई उसको पकड़ के चारों तरफ से पद प्रदक्षिणा गया, तो इसको वेदिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, वेदिका, यानी आज की, जिसको आजकल हम रेलिंग कहते थे दोस्तों। ओके दोस्तों, देखना, ये चबूतरा होता है। स्तूप किस पे बनते होते हैं, चबूतरे। चबूतरे को क्या कहा जाता था, मेगी। ये अर्ध अंडाकार होता था। इसके ऊपर जो बनाया जाता था अर्ध अंडाकार, ये ईंटों से बना होता था। किससे बना होता था, ईंटों से बना होता था दोस्तों। पूछे कैसा होता था चबूतरा, कटोरे की भांति होता था।
इसके ऊपर जो स्तूप होता था वह कैसा होता था, अर्धअंडाकार होता था। इसके चारों तरफ पद प्रदक्षिणा होती थी, इसके चारों तरफ रेलिंग होती थी, उसको क्या बोलते थे, रेलिंग को वेदिका बोलते थे। अब दोस्तों जैसे हमारे मंदिर होते थे, मंदिर के ऊपर ध्वज वगैरह नहीं होते थे, तो यहाँ पर दोस्तों एक ध्वज चढ़ा, कलश चढ़ाने के लिए दोस्तों इस पर यहाँ पर इसको जो कहते थे वो हर्मिका कहते थे। क्या कहते थे, यहाँ पर जो कलश होता था ना दोस्तों, कलश, इसको इस यहाँ पर एक छोटा सा चबूतरा बना लेते थे, इसके ऊपर ताकि कलश रख सके, तो इसको हर्मिका कहते थे। और इसके ऊपर भी दोस्तों ध्वज वगैरह भी होता था, आज भी होता है। ये आपको ध्यान रखना, जो स्तूप है वह दोस्तों इस आकार के बने होते थे दोस्तों। ठीक दोस्तों, ये ध्यान रखना। तो ये था टॉपिक हमारा स्तूप दोस्तों। अगर मेरी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। एक बार मेरा फिर निवेदन है आपसे कि दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास फैलाएं दोस्तों। नमस्ते। और आज शाम को मैं बिंदुसार और अशोक के उपाधियाँ, माता पिता के नाम वगैरह, इन पर टेस्ट लेके आ रहा हूँ, तैयारी कीजिए। आज शाम को 10 बजे से पहले मैं अपलोड कर दूंगा दोस्तों।